नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। जिंदगी जीना और जिंदगी का हौसला रखना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन असहनीय दुख, पीड़ा और अंधकार के बावजूद भी जिसने न जीना छोड़ा न हौसला छोड़ा, बल्कि इन सब से मुकाबला किया और साथ ही सपने देखना कभी नहीं छोड़ा। आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसी ही तेजस्विनी से। जी हाँ, हमारी आज की तेजस्विनी एसिड अटैक फाइटर रूपा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा में इन दिनों एसिड अटैक या तेजाब से झुलसाए जलाए जाने के अपराधों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि इस तरह के अपराधों को जान पहचान वाले या रिश्तेदार ही अंजाम देते हैं। ऐसा ही हुआ रूपा के साथ। सौतेली मां द्वारा एसिड अटैक की शिकार रूपा के लिए एक समय सब कुछ खत्म हो गया था। 5 साल तक अंधेरे की जिंदगी में रहने के बाद रूपा ने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया और एक स्वयंसेवी संस्था की मदद से आगरा के शीरोज से जुड़ गईं। कुछ ही दिनों में रूपा ने अपना बुटीक का काम भी शुरू किया। रूपा क्रिएशंस के नाम से रूपा के डिजाइन कपड़े आगरा के देशी विदेशी पर्यटकों में पॉपुलर होने लगे। आगरा शीरोज की असिस्टेंट मैनेजर और एसिड अटैक फाइटर रूपा हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं एसिड अटैक सर्वाइवर या यूं कहें कि फाइटर रूपा से। रूपा, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी में। थैंक यू मैम। तो रूपा, हम आपको एसिड अटैक सर्वाइवर नहीं, हम आपको फाइटर मानते हैं। आपने जिंदगी से एक लड़ाई लड़ी है, एक जंग लड़ी है, लेकिन ये सब कहना सुनना आज तो शायद उतना मुश्किल नहीं लगता। क्या वाकई ज़िंदगी इतनी आसान थी या मुश्किलों से भरी हुई थी जब आप उससे निकली? वैसे एसिड अटैक के बाद लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। और मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी। जब मैं 2.5 साल की थी और मेरा एक छोटा भाई है और वो 9 दिन का था, तब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। तो कुछ दिन के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। तो उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो मुझे बचपन से ही मुझे और मेरे भाई को मारना चाहती थी। लेकिन दादी बाबा थे, जो चाचा थे, जिन्होंने हमारी देखभाल करी, उन्होंने हमें अपने पास रखा, उनसे बचाकर हमें रखा, हमारी परवरिश करी, मुझे आगे पढ़ाया लिखाया। मैंने 8वीं पास की थी और दादी बाबा एक्सपायर हो गए थे। उससे कुछ दिन के बाद फिर मम्मी ने प्यार से हमें बुलाया। मैं तो चली गई थी। उसके बाद अचानक से सोते समय उन्होंने मेरे पर रात में अटैक कर दिया। तो ये रूपा, आप कितने बरस की थी जब मतलब आप ही की माँ ने आपके ऊपर एसिड डाल दिया? जब मैं 14 साल की थी तब मेरे पर एसिड अटैक हुआ। तो क्या उस वक्त मतलब आप सो रही थी उस वक्त? हाँ, सोते समय रात को 2:30 बजे अटैक किया था 2008 में। तो फिर मतलब जाहिर है उस वक्त क्या कुछ गुजरा था आपके ऊपर, क्योंकि अचानक इस तरह का अटैक जिसकी कोई पहले से भनक भी ना हो किसी को? मैंने कभी ये नहीं सुना था कि एसिड अटैक, ये किसी के ऊपर तेजाब भी फेंक दिया जाता था। मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता था कि तेजाब से ये सब भी होता था। बल्कि मेरे घर में टॉयलेट यूज के लिए एसिड लाया जाता था, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा था कि इससे ये सब भी होता है। लेकिन जिस दिन मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो मैं एकदम घबरा गई थी। सब लोग मुझे देख के भाग रहे थे, मैं ऐसी गली में पड़ी हुई थी, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। लास्ट में फिर यही हुआ कि मेरे चाचा को बुलाया जाए, और मेरे चाचा फरीदाबाद में रहते थे, जिनके पास मैं पली बड़ी थी। तो गांव के प्रधान ने उनको फ़ोन किया कि तुम्हारी भतीजी के ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया, आप आ जाइए। तो वो रात में मेरे ऊपर अटैक हुआ, तो वो अगले दिन सुबह मॉर्निंग में 11-12 बजे तक आए। फिर वहाँ से मुझे दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके आए। क्या हो रहा था आपके साथ? तब तक मैं ऐसी पड़ी थी गली में, और पास के हॉस्पिटल में मुझे एडमिट भी किया गया, लेकिन वहाँ पे कोई मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिला था, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था कि इसके साथ हुआ क्या है। क्योंकि गांव में तो बिल्कुल एकदम गांव वाले लोग रहते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि क्या होता है ये। तो उस समय किस तरह की उससे गुजर रही थी आप? मतलब क्या गुजर रही थी आपके ऊपर जब इस तरह से तेजाब मुंह पर फेंका गया था? अंदर से यही मन था कि कब मेरे चाचा आ जाए, कब मुझे बचा ले। और मैं एकदम तड़प रही थी, बेड पे इधर से उधर हो रही थी, और अंदर से एकदम ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है अचानक से, मुझे नहीं मालूम था। बस ये था कि मन में मैं अपने चाचा को बहुत, मतलब कहता है ना, एक जिन्होंने हमें बचपन से पाला है, मैं उनको बहुत मानती हूँ। वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। हर दर्द में उन्होंने सपोर्ट किया हम लोगों को, दोनों बहन भाइयों को, आज भी सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद जैसे आए, मैं उनसे गले लगी तो उनकी जो सेट थी ना, वो भी जल गई थी। वो एसिड इतना भयंकर वाला था, जो मेरे ऊपर एसिड डला था, वो जो जिसे सोना साफ करते हैं ना,
अच्छा। वो वाला मेरे ऊपर एसिड डाला गया था। और तो जब आसपास के लोग थे, मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया कि मतलब क्या कोई रिपोर्ट वगैरह हुई, कुछ क्या नहीं कुछ हुआ था, किसी ने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया था। अटैक के बाद कुछ 1 डेढ़ महीने के बाद रिपोर्ट हुई थी, जब मेरी पापा से काफ़ी बहस हो गई थी। मैंने उनको बोला नहीं, मुझे अपनी स्टेप मदर के खिलाफ एक्शन लेना है, भले ही आप मेरा ट्रीटमेंट ना कराओ, मैं मर जाऊं, लेकिन मुझे उनको सज़ा करानी है। तो बड़ी मुश्किल के बाद उन्होंने मेरी बात मानी। उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी थी कि या तो आप अपना इलाज करा लो या फिर उनको सज़ा करा लो। मैंने बोल दिया मुझे इलाज नहीं कराना, मैं मर जाऊं, लेकिन उनको सज़ा करानी है। तो उन्होंने FIR सब कुछ कराई। वो 1.5 साल जेल में भी रही। 1.5 साल फिर मेरे चाचा ने मुझे सपोर्ट किया, पापा ने उसके बाद मुझे पलट कर नहीं देखा कि मैं मर रही हूँ जी रही हूँ, कोई मतलब नहीं था उनका। कभी आते थे तो बस यही कहते थे कि तू अपना केस वापस ले ले। मैंने तेरे कहने से केस तो कर दिया, अब तू वापस ले ले। मैंने बोला क्यों ले लूँ। फिर धीरे धीरे ऐसे 1.5 साल हो गए, मेरी जर्नी चलती गई। मुझे दिखना बंद हो गया था। अच्छा, दिखना आपको बंद हो गया जी, था? मेरी आंखें बंद थी तो इसलिए मेरी रोशनी आ गई, नहीं तो मेरी राइट वाली आइस में भी एसिड चला गया था, उससे मुझे इस वाली आँख से आधा कम दिखाई देता है। तो बहुत प्रॉब्लम आई थी। मैं मतलब 1 डेढ़ महीने के बाद मुझे दिखना शुरू हुआ था धीरे धीरे। मैं लोगों को आवाज़ से पहचानती थी, मेरे घर में से जो भी आता था सबसे मैं बातों से पहचानती थी कौन मेरे पास आया है। और फिर जब मैंने 1.5 साल के बाद अपने आप को शीशे में देखा, कहता ना एक पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी मेरे। फिर तो ऐसा लगता था कि यार क्या लाइफ है, इससे अच्छा तो मर जाती मैं। तो रूपा, उस वक्त जब ये जो 1.5 साल का टाइम था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एसिड अटैक के सर्वाइवर्स हैं, जैसे आप बता रही हैं, बहुत सारी सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बहुत पैसा खर्च होता है, इलाज बहुत महंगा है। आपको किस तरह का अनुभव हुआ रहा इस दौरान, ख़ास तौर से इन सब चीज़ों को लेकर? मेरे सर्जरी में मेरी वैसे 12 सर्जरी हो चुकी हैं और सारी सर्जरी मेरे चाचा ने मेरी कराई है। अब उन्होंने जैसे तैसे कराई, उन्होंने अपनी घर की रजिस्ट्री रख दी थी ब्याज पे, सारा पैसा सब कुछ उन्होंने अपने बच्चे एक तरफ कर दिए थे और मुझे एक तरफ, पूरा ध्यान मेरी तरफ लगा दिया था। मेरे 12 ऑपरेशन उन्होंने कराए। तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स को तो कुछ सरकार की तरफ से भी मुहैया किया जाता है, 3 लाख रुपए की वो रकम। अभी इस 8 मार्च को 1 साल हो जाएगा मुझे। अभी 2015 में ही मुझे, मतलब 16 में ही 8 मार्च को कंपनसेशन मिला था 5 लाख का। उससे पहले मेरे 12 ऑपरेशन हो चुके थे। 2013 में जब मैं कैंपेन से जुड़ी थी, उससे पहले मेरे 12 ऑपरेशन फाइनल हो चुके थे। तो जिस वक्त ये ऑपरेशंस चल रहे थे और ज़िंदगी धीरे धीरे करके आगे सरक रही थी, उस वक्त क्या आपके दिल में आ रहा था, और किस तरह से आपने उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ा, किस तरह से उनको हावी नहीं होने दिया? और जहाँ तक मेरा था, मैं 5 साल तक घर में थी। मैं 5 साल तक घर से बाहर नहीं निकली। अपने परिवार के बीच में भी मैं फेस कवर करके रखती थी। घर में रहती थी तो मैं हैंकी बांध के रखती थी अपना, इतना हैंकी बांध के रखती थी। मैं अपने घर वालों के बीच में भी नहीं बैठ पाती थी। बहुत अंदर से ना एक होता है ना, शर्म सी महसूस होती थी, यार मैं इनके बीच में क्या बैठूंगी, मैं इनके बीच में बैठने लायक नहीं हूँ। तो फिर मैं जब हॉस्पिटल जाती तो मैं पूरा फेस कवर करके जाती थी, सिर्फ आइज़ मेरी दिखती थी। तो लोगों के ताने होते थे, बहुत सारी लेडीज़ से गलत सोचती थी, बहुत सारी लेडीज़ से अच्छा सोचती थी। तो कोई बात नहीं, मैं सारा दर्द अपने सीने में दबा के रखती थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत हिम्मत करके बाहर निकलती थी जब भी मुझे हॉस्पिटल जाना होता था। तो मेरी एक फ्रेंड है अर्चना, वो भी एसिड अटैक सर्वाइवर है। हम दोनों का ट्रीटमेंट एक ही हॉस्पिटल में चल रहा था, हम दोनों वहाँ से फ्रेंड बने थे। तो कुछ दिन के बाद हम लोग अलग अलग हो गए। तो उस बीच में वो आलोक भैया से इन सब से मिली थी, तो उसने फिर मुझे ढूंढा। तो उसने मुझे आलोक भैया के बारे में बताया, इस NGO के बारे में बताया कि रूपा तुम वहाँ पे जाओ, शायद तुम्हारे लिए कुछ हो सकता है, तुम्हारा तुम्हें कुछ सपोर्ट मिलेगा वहाँ जाओगी तो। क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी स्टेप मदर ने मेरे साथ ऐसा किया और मैं चाची चाचा के पास रहती हूँ और कोई इतना सपोर्ट करने वाला नहीं है। तब जब मैं पहली बार इस कैंपेन में आई तो मैं आलोक भैया से मिली, आशीष भैया से मिली, और अर्चना तो मेरी फ्रेंड थी और उसमें साथ में एक कनिका दीदी भी थी। वो बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छे से बात करती। तो मुझे लगा, तो जब मैंने सबसे बात करा, मैं पूरा दिन उनके पास रही, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं धीरे धीरे करके आने लगी। वो मुझे बुलाते थे, हर इवेंट में छोटा मोटा प्रोग्राम करते थे तो मैं आती थी। मेरे घर से और लक्ष्मी नगर का 1-1.5 घंटे का रास्ता है, पर मैं फिर भी 1-2 दिन तक तो मेरी फ्रेंड के साथ आई। तो उसके बाद मैंने मेट्रो से आना जाना शुरू कर दिया, जो कि मैं कभी बाहर नहीं निकली थी, पर फिर भी मैं मेट्रो से ट्रैवल करने लगी।
और मुझे अच्छा लगने लगा। जब मैं पहली बार प्रीति राठी का केस हुआ था मुंबई में एसिड अटैक का, तो मैं टीम के साथ सब लोगों के साथ मुंबई गई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं 1 हफ्ता घर से बाहर रही थी। जब मैं घर से मुंबई से लौट कर आई तो मेरे घर वालों ने मुझसे 1 महीना बात नहीं करी। वो क्यों? तो कहीं ना कहीं वो सोचते थे कि अब मैं मतलब लोगों से मिलने लगी हूँ, बात करने लगी हूँ, शायद मैं बदल गई हूँ, पर मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। उनको मालूम था कि मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, तो बच्चों से उन्होंने बोल दिया कि तुम इसका काम नहीं करोगे। तो फिर मैं 1 महीना मैं सोचती थी यार, मतलब अचानक से ऐसा मैंने किया क्या है, सिर्फ बाहर ही तो निकली हूँ, लेकिन इन्होंने मुझसे बात करना बंद क्यों कर दिया। फिर अंदर से आवाज़ आई कि नहीं रूपा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर निकलना बंद नहीं करोगी, नहीं तो तुम फिर इस उलझन में फंस कर रह जाओगी। सबके ताने तुम्हें सुनने को मिलेंगे, इतना करने के बाद भी तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट नहीं करती है। अगर सपोर्ट करती तो शायद वो तुम्हारे बाहर निकलने से खुश होती। एक मेरे चाचा थे जो खुश थे मैं बाहर निकलती थी, आज भी वो सपोर्ट करते हैं, तो मैंने बाहर निकलना बंद नहीं किया। तो रूपा, जब आप पहली बार, जैसे आप बोल रही हैं कि आप मुंह ढक के बाहर चलती थी, तो वो मतलब ये चीज़ आपने कब छोड़ी? आपको कब लगा कि अब मुंह ढकने का जो वक्त था मेरा ख़त्म हुआ, अब मुझे दुनिया को फेस करना है, सामने जाना है? एक्चुअली ये था जब मैं मेट्रो से ट्रैवल करती थी, तो मैंने कुछ दिन तक तो मेट्रो में भी फेस कवर किया था। बस जहाँ ऑफिस तक पहुँचती थी तो फेस ओपन कर दी ताकि सबको ये लगे कि मैं फेस कवर करके नहीं चलती हूँ। बट फिर धीरे धीरे करके मैंने मेट्रो में भी फेस ओपन करना शुरू कर दिया। बस मैं जब मेरे घर से आधा घंटे की दूरी पे मैं फेस कवर करके चलती थी, उससे बाहर निकलती थी मैं फेस ओपन कर देती थी। तो मैंने ये फ़र्क देखा था, जब मैं मेट्रो में फेस ओपन करके जाती थी तो कुछ लोग थे जो मुझे सपोर्ट करते थे, एकदम खुश होते थे, बात करने की कोशिश करते थे, और जब मैं फेस कवर करके चलती थी तो कुछ लोग मुझे ही गलत समझते। तो मैंने दोनों चीज़ में फ़र्क समझा, तो मैंने अंदर से डिसाइड किया कि अब मैं फेस कवर करके नहीं चलूँगी। तो मैं घर जाती तो फेस कवर करके चलती थी, और जब बाहर निकलती थी फेस ओपन करके चलती थी। मैंने 2 साल तक 2.5 साल तक ऐसा किया। उसके बाद अब मैं अपने घर भी फेस ओपन करके जाती हूँ। क्या बात है। और रूपा से हम बातचीत जारी रखेंगे। आज रूपा अपना फेस कवर नहीं करती, और वो करे भी क्यों, उसको ज़रूरत क्या है। एसिड अटैक फाइटर रूपा से हम बात कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं तेजस्विनी में, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए तेजस्विनी। तो आज हम मुलाकात कर रहे हैं तेजस्विनी में रूपा से। रूपा जिन्होंने ज़िंदगी की जंग लड़ी और उसमें विजेता रही। तो रूपा, फिर आप कह रही हैं कि आपने चेहरा अपना खोल दिया। बहुत बार दुनिया के जो पैमाने होते हैं वो बड़े सेट होते हैं। खूबसूरती का पैमाना दुनिया के लिए बड़ा सेट है कि खूबसूरत कौन है, और ख़ूबसूरती अगर है तो किस चीज़ में होनी चाहिए। आप क्या कहती हैं? आप कैसे इस खूबसूरती को आज देखती हैं, और ख़ास तौर से एक महिला होने के नाते खूबसूरती का पैमाना आपके लिए क्या है? मैं नहीं मानती कि जो शकल सूरत से ही खूबसूरत है तो वही ज़्यादा खूबसूरत है। खूबसूरती दिल से होनी चाहिए, जो दूसरे के बारे में सोचे समझे, उसकी फीलिंग को मायने दे। क्योंकि क्या होता है ना कि देखने में तो लड़की सुंदर है और उसका दिल साफ़ नहीं है, वो दूसरे के बारे में बुरा सोचती है, आज इसको ये हो जाए, आज इसको हो जाए। ऐसी सुंदरता का क्या फ़ायदा? पर क्या दुनिया आपकी इस खूबसूरती के डेफिनेशन को समझती है? आपको लगता है कि समझते हैं लोग? जब से मैं बाहर निकली और मैं स्टॉप एसिड टैक्स कैंपेन से जुड़ी हूँ, मैंने बहुत फ़र्क देखा है। समाज में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत बुरे लोग भी हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं आज निकलती हूँ, आज भी कुछ लोग बहुत अजीब तरीके से देखते हैं। क्योंकि जैसे कि अब मैं कल ही एक इवेंट में गई थी जहाँ पे मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। मुझे वैसे मेरा जन्म तो यूपी मुजफ्फरनगर का है, लेकिन मैं पली बड़ी फरीदाबाद में हूँ। तो कल मैं फरीदाबाद में पहला एक प्रोग्राम मैंने ऐसे अटेंड किया, तो वहाँ की लेडीज़ बहुत अजीब तरीके से देख रही थी। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें मेरी गलती नहीं है, करने वाले की गलती है। वो उसकी सोच पे डिपेंड करता है वो क्या करना चाहता है। तो रूपा, आपने जिस तरह से अपनी चीज़ों को बहुत डिफ़ाइन करके सोचा समझा है, हम जानते हैं कि आप शीरोज़ नाम के एक कैफ़े में आप उसको चला रही हैं। मुझे बताइए यहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? जब ये पहला शीरोज़ हमारा आगरा में है, और जब ये शुरुआत से ही इसका काम चला था, मैं तभी से ही जुड़ी हुई हूँ। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे काम करूँगी। कभी होटल लाइन में जो होता है ना कि मैं घर में पली बड़ी हूँ कि मेरे घर में लड़कियों के सर से दुपट्टा नहीं उतरता है,
और मैंने अपनी लाइफ में कभी जीन्स टॉप नहीं पहने थे, लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मैं कभी बाहर निकलूँगी सबसे पहले तो मेरे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे जीन्स टॉप पहनना है। और बस मेरे अंदर अभी तक की जो बात जो चेंज हुई है, एक तो मेरे पहनने ओढ़ने का तरीका चेंज हुआ है और एक मेरा बात करने का तरीका चेंज हुआ है, जो कि मैं पहले बात करने से पहले मैं रो देती थी, तो आज वो हिम्मत बाहर आई है। लेकिन मुझे खुशी महसूस होती है कि आज मैं मुझे इतनी सारी फ्रेंड्स मिली है, इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले जो मेरे पास कभी नहीं थे, और अपने उनसे लड़ भी लेते हैं, भिड़ भी लेते हैं, फिर भी हम साथ में रहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए रूपा, यहाँ पे जो क्लाइंट्स आते हैं आपके इस कैफ़े में, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो किस तरह से देखते हैं इस पूरे सेटअप को और आपके इस काम को? अभी हमारे कैफ़े को 2 साल फाइनल हो गए हैं 10 दिसंबर को, लेकिन जब हमने इसको ओपन किया था तब बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी। बहुत लोग आना पसंद नहीं करते थे, बाहर से बाहर ही लौट जाते थे, मुंह बना के अजीब तरीके का जाते थे। कुछ तो लोकल ही लोग थे। अच्छा। और जहाँ तक आज भी मतलब मैं जहाँ तक कहना चाहूँगी, इंडियन से हमें बहुत कम सपोर्ट मिलता है, लेकिन कुछ फ्रेंड ऐसे बन गए हैं कि रेगुलर जो आते हैं और हमसे बात करे बगैर नहीं रहते हैं, और फोनर तो हमें सपोर्ट ही करते हैं। आज इतनी सारी कंपनियां हैं जो हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, हमसे बात करना चाहती है, रोज़ आती हैं, एकदम खुश होकर जाती हैं। हम लोग इस तरीके से एंजॉय करते हैं उनके साथ कि हमारे साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं था। उनसे अच्छे से बात करते हैं, डांस वगैरह भी करते हैं सब लोग मिलके, और वो लोग भी हमसे इतना घुल मिल जाते हैं कि लगता ही नहीं है कि हम उनसे पहली बार मिले हैं। हमें बड़ी अंदर से एक हिम्मत सी मिलती है कि हम अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल हुए। अच्छा रूपा, हम जानते हैं कि आप एक अच्छी डिज़ाइनर भी हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है कपड़े डिज़ाइन करना, और आपने रूपा के नाम से कुछ अपना शुरू भी किया है। उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि वो जो आपका फील्ड है ये डिज़ाइनर वाला, उसमें आप कहाँ तक पहुँची हैं? ऐसा था कि जब मेरे ऊपर अटैक नहीं होता तो मैं अपनी स्टेप मदर के साथ पास रहती थी, तो वो मुझे ना फटे पुराने कपड़े पहनाती थी। अच्छा। तो मेरा अंदर से मन करता था सबको देख के कि मैं भी नए नए कपड़े पहनूं, मेरा भी मन करता है कब मैं नए कपड़े पहनूंगी। तो जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो मेरे घर में मेरी छोटी वाली चाची सिलाई करती थी, तो मैं उनको देखती रहती थी, वो भी मुझे सपोर्ट करती थी, मुझे कटिंग करके देती थी और मुझसे सिलाई करवाती थी। तो धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत मैं वहाँ पे सीख गई थी। फिर मैं जब कैंपेन के साथ मिली तो आलोक भाई ने मुझसे पूछा कि रूपा आप क्या करना चाहती है, तो मैंने सबसे पहले सवाल अपना यही रखा था कि भैया मुझे सिलाई सीखनी है। तो उन्होंने फरीदाबाद में ही मेरे लिए कोचिंग ढूंढा और मेरा एडमिशन कराया, और मैंने वहाँ पे 1 साल का कोर्स था, मैंने अपने 7 महीने में पूरा किया, और उसके बाद मैं प्रॉपर कैंपेन में आके रहने लगी। फिर मैंने यहाँ पे अपनी सिलाई शुरू करी, और अभी तक तो मैं आगे इसी लाइन में हूँ। और तो कपड़े आप डिज़ाइन करती हैं? हाँ, अंदर से अभी तो मेरे को कुछ ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना है, पर मैं आगे अपनी स्टिचिंग को आगे जारी रखेंगे। अच्छा रूपा, जैसे कि हम जानते हैं कि आप अपनी जैसे और लड़कियों के साथ में हैं, उनके साथ काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि देश में जिस तरह से ये एसिड अटैक्स के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ख़ास तौर से हम देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में काफ़ी इस तरह की घटनाएं होती हैं, उस फ्रंट पे आप क्या करना चाहती हैं लाइफ में ऐसे लोगों के लिए जो कि इसी तरह से विक्टिम हैं, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट देने के लिए आप क्या कुछ काम कर रही हैं? हम लोग जो कैंपेन चला रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं जो भी एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, आज भी जो घर में बैठी है, हम चाहते हैं वो बाहर निकल के आए, स्टॉप एसिड अटैक्स कैंपेन के साथ जुड़े और हमारी तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करें जैसे कि आज हम कर रहे हैं। और हम उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। अगर वो पढ़ना चाहती है उसमें सपोर्ट करेंगे, अगर उसके जो भी सपने हैं उसमें सपोर्ट करेंगे, वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको क्या लगती है इस तरह के लोगों के लिए जिनके ऊपर इस तरह से एसिड के अटैक्स हुए हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार ने काफ़ी कुछ इस तरह के कदम उठाए हैं, कानून बने हैं नए। क्या आपको लगता है सबसे ज़्यादा किस काम को करने की ज़रूरत है ऐसे लोगों को, अगर हमें वाकई सपोर्ट करना है तो? सबसे पहले जिस भी लड़की के ऊपर अटैक होता है ना, वो यही सोचते हैं दुनिया में सबसे पहले लड़की मैं ही हूँ जो मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम होता है कि एसिड अटैक और लड़कियों के ऊपर भी हो चुका है। क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं यही सोचती थी कि यार समाज में मैं ही ऐसी लड़की जो मेरे साथ इतना गलत हुआ है। लेकिन जब मैं बाहर निकली, मैंने और लड़कियों को देखा, तो कहता ना कि यार मुझसे ज़्यादा तो दुख उनको भी है जिनको दिखाई तक नहीं देता है। मेरा तो फिर भी बहुत कम दर्द है, उनका कितना ज़्यादा दर्द होगा जो इनको दिखाई नहीं देता है। लेकिन हिम्मत एक दूसरे से ही आती है। हम जो भी लड़की से सबसे पहले मिलते हैं उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनसे बात करना ज़रूरी होता है। उनको मतलब उनसे बात करके हम लोग बताते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह ही हैं, और जिस रास्ते पे तुम खड़ी हो कभी हम भी उस रास्ते पे खड़े थे, और हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, तो आप भी आगे बढ़े अपनी लाइफ में।
नहीं, जैसे हमने देखा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है इसके लिए, और उसमें बहुत सारा खर्चा होता है क्योंकि बहुत सारी सर्जरीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, वहाँ पर ना इस तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं, ना इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं कि जहाँ पे आपको सही इलाज मिले। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है? हमारा एक रीच आउट टीम है जो जहाँ भी एसिड अटैक होता है वहाँ पे जाती है और उस सर्वाइवर को बाहर निकाल के लाती है, उसका ट्रीटमेंट में पूरा सपोर्ट करती है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है तो हम लोग क्राउड फंडिंग करते हैं और इस पेज पे डालते हैं कि हमें इस सर्वाइवर को सपोर्ट करना है, तो हम फंडिंग करते हैं, उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं और जितना हमसे होता है हम उसके सपोर्ट करते हैं ताकि उसका इलाज अच्छे से हो पाए, वो अपनी लाइफ में दोबारा से खड़ी हो पाए। अच्छा रूपा, ये बताइए कि आप अब एक स्वाभिमान वाली ज़िंदगी जी रही हैं, आप काम कर रही हैं, आप लोगों को मदद भी कर रही हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए क्या? एक लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि उसको अच्छा घर मिले, उसकी शादी हो। क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें भी ज़िंदगी में साथ साथ कहीं आपके सपनों में जुड़ी हुई हैं या आप इससे आगे बढ़ चुके हैं? नहीं अभी तो मतलब मेरे को ये काम करके बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पा रही हूँ, लेकिन अब अंदर से मन भी करता है कि अपनी लाइफ हो अलग से, अपना परिवार हो। तो अभी तो इतनी जल्दी नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ टाइम के बाद शादी करूँगी, अपना घर बसाऊँगी, अपनी लाइफ में मतलब आगे बढ़ूँगी। अच्छा, तो रूपा, ये एक सपना है जो कि साथ साथ कहीं चल रहा है, पल रहा है, लेकिन ये बताइए कि अपने आप को अब आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या लग रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अभी आपको लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी ऐसी मंजिलें हैं जिनकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में कौन सी ऐसी मंजिल है जिसकी अभी तलाश जारी है? ख़ास तौर से एक प्रोफेशनल फील्ड की हम बात करें, प्रोफेशनली हम बात करें, तो क्या चीज़ है जिसे आप अचीव करना चाहते हो अभी? सबसे पहले तो मेरा यही है कि मैं अपना स्टिचिंग आगे, अपना जो डिज़ाइनर का काम है वो आगे बढ़ाऊँ, और उसके बाद अभी मुझे अपने एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तलाश है जो कि मतलब एक होता नहीं है कि बहुत लोग ये लड़के ये सोचते हैं कि यार दया की, चलो इस लड़की पे दया कर लो, इससे शादी कर लो, लेकिन मुझे ऐसे लड़के की तलाश नहीं है। मैं चाहती हूँ वो लड़का ऐसा हो जो अंदर से दिल से समझे और लाइफ टाइम हमेशा साथ दे, उसके चेहरे से नहीं, उसके दिल से प्यार करे। लेकिन आप तो रैंप पे भी उतरती हैं, आप मॉडलिंग करती हैं, आपको क्या कमी है? मैं अंदर से खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी तो मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं होती, लेकिन फिर भी होता है ना तो हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर अपने सपनों को पूरा करेंगी और आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा, हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी रूपा, जिन्होंने ज़िंदगी को हमेशा जीना सीखा है, पीछे मुड़कर देखना नहीं। हमारी याद की तेजस्विनी अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।